हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वैक्सीन। जनरली अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें या पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बहुत बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड काफ़ी अफेक्ट कर रही है। मतलब काफ़ी बीमारियां, उनसे काफ़ी डिजीज़ हो रहा है माइक्रोब्स की वजह से। जैसे आपने सुना ही होगा इंडिया में एज वेल एज जो दूसरे देशों में कि कहीं पे फ्लू हो गया, कहीं पे दिमागी बुखार जिसको जापानीज़ एंसेफेलाइटिस कहते हैं, कहीं पे टीबी से, कहीं कॉलेरा से, टाइफॉइड। तो ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, या फिर फंगल डिजीज़ हो सकती है। तो इनसे जो बीमारियों से जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में भी काफ़ी जो मोर्टेलिटी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो जनरली हमारे सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, हमारे बॉडी में भी रहते हैं, बट जनरली जो हमारे सराउंडिंग में या हमारी बॉडी में रहते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। और इसमें से काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो है यूज़फुल भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारे डेली रूटीन का, लाइक दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस है जो कि एक बैक्टीरिया है। वैसे अगर आप फंगस की बात करें तो जनरली फंगस हार्मफुल रहता है, काफ़ी बीमारियां पैदा करता है, काफ़ी डिजीज़ कॉज करता है। तो बट कुछ एडिबल फंजाई है, जैसे मशरूम है, वो एडिबल है, वो हमारे डेली रूटीन का एक हमारा डाइट का एक पार्ट है। वैसे हमारे बॉडी में, हमारे अंदर या हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी के अंदर लाइक डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि हार्मफुल ही है। तो इसकी कुछ पॉपुलेशन हार्मफुल है, वो इतनी हार्मफुल हैं कि आपके पेशेंट की डेथ हो सकती है, जो कि वर्ल्ड वाइड हम न्यूज़ में या हाँ का आप कोई डाटा उठा के देख लो तो उसमें काफ़ी जो बीमारियां हैं, जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ हो रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? वैक्सीन की। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे दिखते नहीं है, नॉर्मली आंखों से आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या फिर पैरासाइट्स हो गए। और अगर आपको वायरसेस को देखना है तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर इनसे होने वाली बीमारियों से आपको बचना है, हमें बचना है, या ह्यूमन पॉपुलेशन को बचना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? वैक्सीनेशन की ज़रूरत है या फिर वैक्सीन की ज़रूरत है। तो वैक्सीन जनरली क्या है? तो वैक्सीन जैसे डिफाइन किया गया है कि वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रेपरेशन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोब्स, इट्स टॉक्सिन, इट्स सरफेस एंटीजन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर infectious disease when introduced into the human animal body by means of different route, injection, oral route और nasal route etc. तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन कि वैक्सीन हमारा क्या बनता, कैसे बनता है? जो एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है, जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन वायल आपने देखा होगा, ये एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है जो कि बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके, जो आपको डिजीज पैदा कर रहा है। सपोज हम टेटनस की बात करें, टेटनस जनरली हमारा रूटीन लाइफ में कुछ कट लग गया, कुछ कील वील चुभ गया, तो जनरली कहते हैं कि भाई टेटनस का वैक्सीनेशन करवा दो। तो वो इसलिए कहते हैं कि एज ए प्रिवेंशन आप जो है वैक्सीनेशन लगवा लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कट लगा है या कुछ कील वील चुभा है तो आपको टेटनस होना ही होना है। तो वो एक चांस की बात है। तो एज ए प्रिवेंशन चांस नहीं लेना है, तो इसलिए क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी हो जाता है। तो टेटनस हो सकता है कि जो आपको कील चुभा है या आपको किसी चीज़ से, मेटल से, किसी चीज़ से कट लग गया, जिसमें जनरली जो मेटल होते हैं, जिसमें जंग लगा होता है, जिसमें रस्टिंग जिसकी होती है, तो उस वहाँ पे क्या है कि चांसेस रहता है कि टेटनस का स्पोर्स उधर रहते हैं। तो अगर वो आपकी बॉडी में कट के थ्रू चला गया तो वो अंदर बॉडी के अंदर आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? टेटनस टॉक्सिन। अब यही टेटनस टॉक्सिन है जो कि बहुत ही लीथल है, और अगर एक बार टेटनस टॉक्सिन बन गया तो बचना बहुत ही मुश्किल है। तो अब अगर हम टेटनस की बात करें, टेटनस किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से।
ये इसका कॉजल एजेंट है। तो अगर हमने इसका वैक्सीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई को लैब में ग्रो करेंगे, फर्मेंटर में ग्रो करेंगे। तो जब वो सफिशिएंट मात्रा में ग्रो करेगा तो वो क्या करता है कि टेटनस टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको टेटनस टॉक्सिन कहते हैं। यही वो टॉक्सिन है जो टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही है जो बीमारी पैदा करता है शरीर में। ये बहुत ही लीथल रहता है। तो अब हमने वैक्सीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस टॉक्सिन को वीक कर देंगे बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल्स अप्लाई करके हम उसको क्या कर देते हैं, टॉक्सिन को हम कन्वर्ट कर देते हैं टेटनस टॉक्सॉइड में। ये टॉक्सॉइड इज नथिंग बट दैट दिस इज ए वैक्सीन। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला के आपको अगर इंजेक्ट करें तो ये आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और आपको बीमारी से बचाएगा। तो जनरली क्या हुआ, हमने वैक्सीन बनाया, सपोज टेटनस के लिए वैक्सीन बनाया, तो हमने उसका जो माइक्रोब क्या था, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई, जो ये कॉज करता है, हमने क्या किया, उसको ग्रो किया। टेटनस बैक्टीरिया क्या करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है। हमने इस टॉक्सिन को वीक किया। हमने कुछ केमिकल्स लेके इसको वीक किया और इसको टॉक्सॉइड में चेंज किया। अब ये हार्मफुल नहीं है, ये हार्मलेस है, और यही ये वैक्सीन है। तो ये हार्मलेस है, अगर टॉक्सिन की बात करें तो ये हार्मफुल है। तो हार्मफुल फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया हार्मलेस फॉर्म में, जिसे वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, ये और ये एंटीजेनिक रहता है। ये आपके अंदर एज ए वैक्सीन जब जाएगा तो ये आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा, सो दैट आप बीमारी से बच सकें। बट आपके अंदर कोई भी बीमारी पैदा नहीं करेगा। हाँ, अगर गलती से ये इंजेक्ट हो गया टेटनस टॉक्सिन तो बचना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ही बात करें, सपोज वूपिंग कफ, बच्चों में जनरली ये रहता है वूपिंग कफ, ये कुकुर खांसी भी बोलते हैं जिसको। ये काफ़ी विगरस, काफ़ी तेज़ खांसी होती है इसमें। तो ये होता है बॉर्डेटेला पर्टुसिस की वजह से, जो इसका कॉजल एजेंट, ये एक बैक्टीरिया है। तो अगर हमने इसका वैक्सीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डेटेला पर्टुसिस को लेंगे, ठीक है, उसको ग्रो करेंगे। अब इस केस में क्या है कि ये टॉक्सिन रिलीज नहीं करता, ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज नहीं करता है। जबकि इस केस में क्या था, टेटनस के केस में ये टॉक्सिन रिलीज करता था। इस केस में ये टॉक्सिन रिलीज नहीं करेगा। इसको हम ग्रो करेंगे फर्मेंटर में, लैब में। तो फर्मेंटर में जब ये सफिशिएंट अमाउंट में ये ग्रो हो जाएगा तो हमारे पास मास ऑफ लाइव बॉर्डेटेला पर्टुसिस वहाँ पे रहेगा। तो उस मास को हम क्या करेंगे, किल करेंगे। कुछ या हीट किलिंग, हीट अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे, उससे किल कर देंगे, या फिर कुछ और केमिकल मेथड हो सकते हैं। तो किल करने के बाद ये क्या बन गया, हमारे पास क्या बचा लास्ट में, किल्ड मास ऑफ बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ये दिस इज नथिंग बट यही हमारा वैक्सीन है। अब इस फॉर्म में ये हार्मफुल है, पैथोजेनिक है, ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा, और इसको हमने कन्वर्ट किया किल करके किल्ड, या फिर इसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड। तो उससे हमारा क्या बना, होल सेल ऑफ पर्टुसिस वैक्सीन। होल सेल हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें पूरा बैक्टीरिया, इसमें जो वैक्सीन, इसमें पूरा बैक्टीरिया लिया जाता है। इस टेटनस के केस में क्या था, इसमें हमने टॉक्सिन लिया था जो बैक्टीरिया से रिलीज हुआ था। बट हमने इस केस में हमने वैक्सीन में क्या लिया है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया ही लिया है, बट वो लाइव नहीं है, वो किल किया गया है। अब ये जब किल किया गया है, अगर हम इसको एज ए वैक्सीन जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए इंजेक्शन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, कोई बीमारी पैदा नहीं करेगा, बट क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने में शरीर में मदद करेगा। तो एंटीबॉडी बनेगा तो ऑब्वियसली फिर आपका जो है बीमारी से बचाव होगा। वैसे ही कोरोना वायरस है जो कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं इसके बारे में। तो कोरोना वायरस डिजीज़ ये जनरली रेस्पिरेटरी, हमारे लंग्स को ये अफेक्ट करता है, लंग्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसमें और भी कई एसोसिएटेड, जैसे हेडेक हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, या फिर मसल्स पेन हो गया, डायरिया हो गया, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं आएगा खाने का, भूख नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस की वजह से होती हैं। तो अब अगर हमने इसका वैक्सीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कोरोना वायरस डिजीज़ है, ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। तो हम कोरोना वायरस लेंगे, उसको ग्रो करेंगे, और हमारे पास जब सफिशेंट अमाउंट में वो ग्रो करके एक मास बन जाएगा कोरोना वायरस का, तो हम उसको क्या करेंगे, किल करेंगे बाय मीन्स ऑफ केमिकल, या फिर कोई और मेथड भी हो सकता है।
तो उसको किल करेंगे, किल करने के बाद हमारे पास किल्ड मास ऑफ कोरोना वायरस रह जाएगा, तो वो नथिंग, वो वैक्सीन है। ठीक है, तो ये जब हमने इसको मास को हमने इस फॉर्म में, ये पैथोजेनिक है, जब ये लाइव है ये पैथोजेनिक है, हमने इसको क्या करना है, इसको हमने किल कर दिया बाय यूज ऑफ केमिकल, अब ये आपका वैक्सीन बन गया। इसको कहते हैं इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन। अब जैसे अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक हैदराबाद में बना है, तो वो एक इसी का ही एग्जाम्पल है, इसी प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। फोर्थ हम बात करते हैं लाइक पोलियो। पोलियो वैसे तो इरेडिकेट हो चुका है, पोलियो के अब कोई केसेस नहीं आते हैं, बट फिर भी ये पोलियो में जनरली होता क्या था, पोलियो में ये रहता था कि पोलियो ये एक वायरस है, ये क्या है कि एक पैरालिटिक डिजीज़ भी कॉज करता है, पैरालिसिस कॉज करता है, या फिर आपकी जो मसल्स हैं लाइक जैसे लिम्स जो हैं हमारे टांगे हैं या हमारे हाथ हैं, बाजू हैं, तो इनके जो है मसल्स वगैरह काफ़ी वीक हो जाते हैं। मसल बनाने के लिए जो प्रोटीन रहता है उसके उसमें ये इंटरफेयर करता है ये वायरस, तो प्रोटीन नहीं बन पाता है, तो इससे जो मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो इसमें और भी सिम्टम हैं लाइक कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, और यहाँ पे ढंग से आपको नींद नहीं आएगी, या फिर और भी कई सिम्टम्स हैं। तो इस केस में अगर पोलियो वैक्सीन बनाना है तो क्या करेंगे, पोलियो वायरस लेंगे, उसको ग्रो करेंगे, एंड हमारे पास मास ऑफ लाइव पोलियो वायरस का एक मास बन जाएगा जो कि लाइव है, जिंदा है। तो उसको क्या करेंगे इस केस में, वीक कर देंगे। वीक मीन्स उसको वीक करके उसका जो क्या बन जाएगा, पोलियो वैक्सीन, जिसको कहते हैं लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, या फिर ओपीवी भी कहते हैं, जो बच्चों को जो हम 2 बूंद जिंदगी के जो कहते हैं, तो वो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको वीक हम कर देते हैं ताकि ये जो है इसके अंदर वो बीमारी पैदा करने वाली जो क्षमता थी वो हम ख़त्म कर देते हैं, वही वीक, इसीलिए हम इसको क्या कहा, वीक कर देते हैं यहाँ पे। तो इस केस में तो यहाँ पे तो ये हार्मफुल है इस स्टेज पे, बट इसको जब वीक किया तो इसके अंदर जो बीमारी पैदा करने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो जाती है, तो ये इसका वैक्सीन बन जाता है। तो जब इसको बॉडी में या बच्चों को जब ऐसे ओरल ड्रॉप्स देते हैं तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, तो आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन क्या है कि आपने जिन बीमारियों जिनसे आपको बीमारियां हो रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने लिए, ठीक है, उनको आपने वीक कर दिया या फिर किल कर दिया, या इनएक्टिवेट जिसे कहते हैं, इनएक्टिवेट कर दिया या किल कर दिया, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एज ए वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन बन गया तो हम इनके ही अगेंस्ट जो वैक्सीन बना, ये आप इनके अगेंस्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जो वैक्सीन क्या है कि माइक्रोबियल प्रेपरेशन है, बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है, जो कि माइक्रोब से बनता है, उनको किल करके या उनको वीक करके, सो दैट उनकी जो बीमारी पैदा करने की जो एक क्षमता है उसको खत्म कर दिया जाता है। हाँ, उसकी जो एंटीजेनिसिटी है, एंटीजेनिसिटी मीन्स जब बॉडी के अंदर उसको डालेंगे आप वैक्सीन को, तो वो कैपेबल रहेगा कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना सके, सो दैट आप जो है इन फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहें। तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा नटशेल में आपको बताया है कि वैक्सीन क्या है। अदरवाइज़ ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जो आपका वैक्सीन एक R&D से लेके जो एक मार्केट तक जो वैक्सीन पहुँचता है, तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो काफ़ी स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रातों रात आपका वैक्सीन बन जाता है, इसमें काफ़ी स्टडीज़ रहती हैं, काफ़ी सेफ्टी पैरामीटर्स का इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एट लास्ट ये ह्यूमन बॉडी में जब जाना है तो इसमें सेफ्टी का खासकर ध्यान रखा जाता है। तो इसमें काफ़ी ये लेबोरियस और टीडियस प्रोसेस में काफ़ी मेहनत लगती है, रातों रात ऐसे वैक्सीन नहीं बनता है। तो ये तो मैं तो यहाँ जस्ट शॉर्टकट में आपको बताया थोड़ा समझने के लिए कि वैक्सीन क्या है। अदरवाइज में काफ़ी स्टेजेस रहती हैं, जो मैंने बताया आपको, ये ग्रो करना है फर्मेंटर में, फिर आगे इसको इनएक्टिवेट करना है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। बीच में फिल्ट्रेशन रहता है, प्रेसिपिटेशन रहता है, कुछ केमिकल ऐड होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, तो ये काफ़ी कुछ प्रोसेस रहता है। हाँ, सेफ्टी की बात करें तो जो भी आपका जनरली काफ़ी मिथ्स हैं हमारी समाज में या पॉपुलेशन में कि भाई
वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन से वो हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह से 100% सेफ़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन रातों रात बना और दे दिया। इसको काफ़ी सेफ्टी पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। जो वैक्सीन बनता है और इसको जो अप्रूवल मिलता है, ऐसे ही वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलता है जो DCGI अप्रूव करता है। इसके सारे ही सेफ्टी पैरामीटर मीट करने चाहिए, तभी वो जो है इसको अप्रूवल मिलता है। इसमें जब वैक्सीन बनता है तो उसको इसमें कई स्टेजेस रहती हैं, प्री क्लिनिकल स्टेज रहती है, उसमें एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, एनिमल्स लाइक माइस पे, रैट्स पे, गिनी पिग्स पे, रैबिट्स पे। तो इन सब पे जो है टेस्ट किया जाता है वैक्सीन को। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एनिमल्स हैं लाइक माइस हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स, इनका जो अनाटॉमी है वो हमसे ह्यूमन से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर सपोज उनमें सिम्टम आता है, दैट मीन्स हम में भी सिम्टम आएगा। तो वो चेक करने के लिए कि हमारा वैक्सीन सेफ़ है या नहीं, तो वो वैक्सीन को पहले एनिमल्स में भी इंजेक्ट करके देखा जाता है। तो अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं आए, दैट मीन्स हमारा वैक्सीन सेफ़ है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स रहते हैं जो कि 3 या 4 फेजेस में रहते हैं। उसमें ह्यूमन वॉलंटियर्स के ग्रुप को लिया जाता है और उसमें वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। उसमें फिर देखा जाता है कि हम वैक्सीन को जब उनमें इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई एबनॉर्मल कंपोनेंट तो नहीं है, कोई डिजीज़ उसमें कुछ पेशेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या उसमें एंटीबॉडी टाइटर कितना हो रहा है, ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं ये पोटेंट है भी कि नहीं। तो ये सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं। जब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा वैक्सीन सेफ़ है, इससे कोई भी बीमारी पैदा नहीं हो रही है, तभी उसको लाइसेंस, एक अप्रूवल मिलता है। और जो रेगुलेटरी अप्रूव उसको करती है या DCGI उसको अप्रूव करता है। तो ये जो मिथ्स हैं ये गलत हैं। जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सेफ़ है। तो फिर आता है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है? फॉर प्रिवेंटिव डिजीज़ कंट्रोल। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत इसलिए कि आपको जो है इन फ्यूचर में आने वाले जो ये माइक्रोबियल जो ये डिजीज़ है इनसे आपको बचाना है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो BCG लगता है, हेपेटाइटिस, उसके बाद धीरे धीरे MMR लगता है, पोलियो। तो ये सारी वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है कि ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करते हैं तो आपको वैक्सीन लगा हुआ है, तो वैक्सीन लगा हुआ है तो आपके अंदर जैसे ही अगर ये अटैक करते हैं तो अंदर एंटीबॉडी बनेगा तो वो क्या करेगा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर देगा और आप बिल्कुल सेफ रहोगे। तो यही पर्पज़ है एज ए प्रिवेंशन बच्चों को भी लगता है, और कई वैक्सीन है वो बड़ों को भी लगती है, कई बूस्टर डोजेज लगते हैं। तो उनका मेन रीज़न यही है कि आपको जो है बीमारी से बचाना है, और जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, उसको कम से कम करना है। इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। एज ए एडवांस में ही हम खुद को जो है इम्यून कर देते हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के खिलाफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। एंड हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।